श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय के राजनीति विज्ञान के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बीए थर्ड ईयर के पाश्चात्य विचारकों के पेपर में आज हम मैकाइवली के ऊपर चर्चा करेंगे। उनके प्रमुख सिद्धांतों के ऊपर चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों मैकाइवली को अपने युग का शिशु कहा जाता है या पुनर्जागरण का प्रतिनिधि कहा जाता है। तो यहाँ पर जैसा आप देख सकते हैं कि इटली के चाणक्य के रूप में मैकाइवली को याद किया जाता है। जिस तरह से भारतीय प्राचीन राजनीति में चाणक्य का जो स्थान है वही पश्चिम में मैकाइवली का स्थान माना जाता है, उसी तरीके का कूटनीतिज्ञ उन्हें माना जाता है। अपने युग की परिस्थितियों का जो रिफ्लेक्शन, जो प्रतिबिंब उनके विचारों और सिद्धांतों में देखने को हमें मिलता है, इसी कारण उन्हें अपने युग का शिशु भी कहा जाता है। जिस युग में उनका जन्म हुआ और जिस युग में उन्होंने अपनी कृतियों की रचना की, उन सिद्धांतों को गढ़ा, वो ऐसा युग था जो कि पुनर्जागरण का युग था और इसी कारण उनको पुनर्जागरण के प्रतिनिधि के रूप में भी याद किया जाता है। तो परिचय प्राप्त करने के संदर्भ में अगर हम बात करें तो मैकाइवली का जो जन्म है वो 1469 यानी कि 1469 में एक सामान्य कुल में इटली के फ्लोरेंस नगर में हुआ था। समुचित शिक्षा ग्रहण करने के बाद में 25 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने गणराज्य के गृह एवं विदेश कार्यालय में साधारण लिपिक के रूप में नौकरी प्रारंभ की थी। उनमें काफ़ी विलक्षण प्रतिभा थी जिससे काफ़ी अधिकारी उनसे प्रभावित हुए थे और कुछ ही समय में उन्होंने गणराज्य के द्वितीय सचिव का उच्च पद भी प्राप्त कर लिया था। 1912 तक वो इस पद पर बना रहा और फ्लोरेंस राज्य के राजदूत के रूप में फिर उनको आगे विदेशों में भी भेजा गया। विभिन्न 23 यूरोपियन कंट्रीज़ में उनको राजदूत नियुक्त किया गया और इस तरह से हम देखते हैं कि अपनी बुद्धिमत्ता और विलक्षण प्रतिभा के दम पर मैकाइवली ने शासन प्रशासन में एक उच्चतम स्थान ग्रहण किया था। बात करें उनकी रचनाओं की तो अपने निष्कासन के कुछ काल में मैकाइवली ने प्राचीन रोमन ग्रंथों का अनुशीलन करते हुए भी प्रसिद्ध इतिहासकार लिवी द्वारा रोमन इतिहास की पुस्तक पर इतिहास की 10 पुस्तकों पर व्याख्या ये उन्होंने लिखी थी, जिसको कि डिस्कोर्सेस ऑन द फर्ट्स ऑफ 10 बुक्स ऑफ लिवी ये कहा जाता है। और साथ ही साथ उनकी जो अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, ख़ासतौर से प्रिंस, जो कि उनके जो सिद्धांत हैं उसके केंद्र में जो है, जो स्रोत है, जो केंद्रीय स्रोत है, उस रूप में हम प्रिंस को मान सकते हैं, जिसमें उन्होंने अपने उस यथार्थवादी सिद्धांतों का प्रकाशन किया है। तो प्रिंस काफ़ी महत्वपूर्ण एक रचना है मैकाइवली की, जिसके माध्यम से हम उनके सिद्धांतों को समझ सकते हैं और उनके अर्थ को जान सकते हैं। तो प्रिंस काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके अतिरिक्त द आर्ट ऑफ वार, द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस और इत्यादि पुस्तकें भी उनके द्वारा लिखी गई हैं, जो कि काफ़ी अपने महत्व रखती हैं। परंतु इन सब में प्रिंस जो है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण पुस्तक के रूप में हमारे सामने उभर कर आती है। देखिए, हर युग में जितने भी दार्शनिक हुए हैं, जितने भी सिद्धांतकार हुए हैं और विचारक हुए हैं, कहीं ना कहीं उनकी देश काल की परिस्थितियों का जो प्रतिबिंब है वो उनके सिद्धांतों में हमें देखने को मिलता है। क्योंकि व्यक्ति जिन परिस्थितियों में पैदा होता है, जिस परिस्थितियों में उसका पालन पोषण होता है, जो सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन का वो अनुभव प्राप्त करता है, कहीं ना कहीं उसकी जो विचारधारा है, कहीं ना कहीं जो उसके सिद्धांत हैं, उसमें जो केंद्रीय भूमिका उन परिस्थितियों के द्वारा ही निभाई जाती है। या हम एक तरह से यूँ कह सकते हैं कि सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों का प्रतिबिंब जो है व्यक्ति के विचारों में, व्यक्ति के सिद्धांतों में और व्यक्ति की सोच में हमें देखने को मिलता है। तो मैकाइवली की भी इन सब चीज़ों से अछूता नहीं था और उसके जो सिद्धांत हैं निश्चित रूप से उन पर भी हमें समकालीन राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं नैतिक वातावरण की छाप अधिक सुस्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। इसी संदर्भ में प्रोफेसर डनिंग ने ये कहा था कि यह प्रतिभा संपन्न फ्लोरेंस वासी वास्तविक अर्थ में अपने युग का शिशु था। अब चर्चा करते हैं हम कुछ उन परिस्थितियों की जिन परिस्थितियों में मैकाइवली का जन्म हुआ, उसके विचारों का सृजन हुआ और
उसके अपने एक यथार्थवादी जो दृष्टिकोण अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रस्तुत किया है, उन परिस्थितियों का हम जायजा कुछ बिंदुओं के अंतर्गत लेते हैं। ये बिंदु हमने यहाँ पर अंकित कर दिए हैं, जिसमें प्रथम बिंदु है शक्तिशाली राजतंत्र की स्थापना। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, शक्तिशाली पर तात्कालिक परिस्थितियों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शक्तिशाली राजतंत्रों की स्थापना। तो ये जो बिंदु है आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं, जी हाँ, ये शक्तिशाली राजतंत्रों की स्थापना, इस बिंदु पर हम अब चर्चा करेंगे। तो देखिए 16वीं जो सदी थी वो चर्च और राज्य की सीमित सत्ता का जो आंदोलन है वो काफ़ी हद तक समाप्त हो गया था और दोनों ही क्षेत्रों में केंद्रीकरण प्रारंभ हो गया था। राजतंत्र ने सामंतों की शक्ति एवं पोप ने काउंसिल आंदोलन के प्रतिनिधि मूलक संस्थाओं का अंत कर दिया था। इंग्लैंड में हेनरी सप्तम, फ्रांस में लुई एकादश, चार्ल्स अष्टम व लुई द्वादश ने स्पेन में फर्डिनेंड में निरंकुश राजतंत्रों की स्थापना कर ली थी। तो ये एक ऐसा युग था, क्योंकि मध्यकाल की अब जब विशेषता की बात होती है तो मध्यकाल में चर्च का प्रभुत्व था और चर्च ने कहीं ना कहीं दैवीय सत्ता और दैवीय सिद्धांत के आधार पर अपनी सत्ता, सर्वोच्च सत्ता स्थापित करने की कोशिश की थी। लेकिन जब मध्य युग का अवसान धीरे धीरे जब शुरू हुआ और तो कहीं ना कहीं राजतंत्रों को उनसे अलग होकर, पृथक होकर, स्वतंत्र होकर अपनी राज्य सत्ता जो कि केंद्रीकृत रूप से शक्तिशाली थी उसकी स्थापना में का अवसर उन्हें प्राप्त होने लगा। अब जानते हैं कि धीरे धीरे वैज्ञानिक सोच का विकास होने लगा था और मध्य युग के अंत तक आते आते विज्ञान का प्रभुत्व धर्म के ऊपर कहीं ना कहीं हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा था। तो जैसे जैसे विज्ञान का कद बढ़ रहा था, धर्म का कद हल्का सा कम होता जा रहा था। तो इन परिस्थितियों में ऐसी शक्तिशाली राजतंत्र की स्थापना के अनुकूल परिस्थितियां हमको देखने को मिलती हैं। अब ये राज्य जो थे सबल शासकों के नेतृत्व में दिन प्रतिदिन शक्तिशाली और समृद्धशाली हो रहे थे और वास्तव में देखा जाए तो इन्हीं मैकाइवल की रचनाओं में इस आदर्श का पर्याप्त प्रमाण हमको देखने को मिलता भी है। और इटली के लिए उसने एक ऐसे शासन की कल्पना की थी जिसमें इटली की समस्त राजनीतिक शक्ति का केंद्रीकरण हो तथा जो इटली में एकता स्थापित कर सबल राजतंत्र की स्थापना कर सके। अपनी पुस्तक प्रिंस और डिस्कोर्स में वो इसी विचार को निरंतर अभिव्यक्ति की ओर लेकर जाता है और कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है कि मैकाइवली जो है एक शक्तिशाली केंद्रीकृत सत्ता के रूप में इटली को देखना चाहता था। तो यहाँ पर हम इस बिंदु को तात्कालिक परिस्थितियों के रूप में समझ सकते हैं। अगले बिंदु की बात करते हैं तो अगला बिंदु है राष्ट्रीयता की भावना। तो जब शक्तिशाली राजतंत्र की बात होती है या केंद्रीकृत रूप से शक्तिशाली सत्ता की बात होती है तो इस शक्तिशाली सत्ता की स्थापना में राष्ट्रीयता की जो भावना है वो सदैव सीमेंट का कार्य करती है। जी हाँ, लोगों को बांध के रखने की जो ताकत राष्ट्रीयता की भावना में होती है वो किसी अन्य चीज़ में नहीं पाई जाती। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीयता की जो भावना का विकास है वो भी हमें इस युग में देखने को मिलता है। तो इस समय तक जो है इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन में एक राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो चुकी थी और इन राष्ट्रों के निवासियों ने स्वयं में एकता की भावना अपना ली थी और वो अपने आप को दूसरे राष्ट्रों के निवासियों से पृथक समझने लगे थे। और इन शक्तिशाली राज्यों की तुलना में इटली जो है वो कहीं ना कहीं बटा हुआ था। दक्षिण में नेपल्स था, मध्य में रोमन चर्च प्रदेश था, मिलान, डची, वेनिस, फ्लोरेंस इत्यादि जो गणराज्यों में जो इटली बटा हुआ था ये आपस में युद्धरत रहते थे और इस उनकी आपसी संघर्ष का लाभ जो है पोप की सत्ता उठाती थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इटली जो है वो राष्ट्रीयता की भावना से उतना अच्छी तरीके से बंधा हुआ नहीं था। उसकी राष्ट्रीयता बटी हुई थी। कई सारे छोटे छोटे गणराज्य थे जो आपसी गृह युद्ध में संलग्न रहते थे। अब मैकाइवली जो है इन सब चीज़ों से बहुत अच्छी तरह से परिचित था और वो उच्च कोटि का देशभक्त भी था। इस संबंध में उसने फ्रांस का एक प्रत्यक्ष अनुभव उसके पास था और वो ये चाहता था कि फ्रांस की भांति शक्तिशाली राष्ट्रीय राजा की अध्यक्षता में इन राज्यों का एकीकरण होना चाहिए। प्रिंस में हमें
प्रिंस के अंतिम अध्याय में उसने इटली की दुर्दशा पर दुख प्रकट करते हुए यह आशा प्रकट की है कि वो इटली का एकीकरण करे। और इस तरह से हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं मैकाइवली की जो इच्छा थी, या मैकाइवली इस चीज़ को अच्छी तरह से भांप चुका था कि एक शक्तिशाली राजतंत्र के अभाव में किसी राष्ट्र का टिका रहना थोड़ा सा मुश्किल होगा, और ऐसी शक्तिशाली राजतंत्र की स्थापना के लिए वहाँ के निवासियों में एक राष्ट्र के निवासी होने की जो भावना है, जिसको कि हम सामान्य शब्दों में, दूसरे शब्दों में कहें तो राष्ट्रीयता की भावना का उत्पन्न होना बहुत आवश्यक था, बहुत ज़रूरी था। और इस बात को मैकाइवली ने बहुत अच्छी तरीके से अपने पुस्तक में रेखांकित भी किया है। आइए चलते हैं अगले बिंदु की ओर, और ये बिंदु है पुनर्जागरण। तो पुनर्जागरण मैकाइवली का जो जन्म ज्ञान और बुद्धि के पुनरुदय के काल में हुआ था। एक ऐसा काल था जिस समय कि मैकाइवली का जन्म हुआ, जहाँ पर नव परिवर्तन हिलोरे ले रहा था, नव परिवर्तन करवट बदलने की ओर था। और उसकी रचनाओं में ये पुनर्जागरण की जो आत्मा है वो काफ़ी स्पष्ट रूप से हमें देखने को मिलती है। पुनर्जागरण सामाजिक जीवन के हर क्षेत्र में उस समय हो रहा था, चाहे वो हम कला की बात करें, चाहे साहित्य की बात करें, चाहे दर्शन की बात करें, चाहे राजनीति की बात करें, चाहे विज्ञान की बात करें। मध्य युग की जो संकल्पनाएं थी कहीं ना कहीं अब वो कमज़ोर पड़ रही थी, और उनकी जगह एक नए नव जागरण की बातें शुरू हो चुकी थी। वो जो सारी मध्यकाल की जो मान्यताएं थी वो ध्वस्त होती जा रही थी, और यूनान तथा रोम जैसे प्राचीन आदर्शों में लोगों की जो आस्थाएं थी वो कहीं ना कहीं उसको हम कंप्रोमाइज़ देखने को हमें उस समय मिलता है। हमने पहले भी चर्चा की कि धर्म की जो पकड़ थी सामाजिक और राजनीतिक जीवन पर, या राज्य के ऊपर जो धर्म की पकड़ थी वो ढीली हो चुकी थी, और अब छोटे छोटे गणतंत्रों के स्थान पर, छोटे छोटे राज्यों के स्थान पर एक केंद्रीकृत शक्तिशाली राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना यूरोप में हमें देखने को उस समय मिल रही थी। तथा राजनीतिक क्षेत्रों में धर्म, नैतिकता, चर्च और बाइबलवाद के प्रभाव को लगभग काफ़ी हद तक समाप्त किया जा चुका था। पोप की जो मध्यकालीन निरंकुश धार्मिक सत्ता तथा नैतिकता में लोगों का विश्वास काफ़ी कम हो चुका था, या एक तरह से कहा जाए तो उठ चुका था, समाप्त हो चुका था, और उसका स्थान जो है बुद्धि, विवेक एवं तार्किकता ने ग्रहण कर लिया था। अब इस काल में विज्ञान के विकास के फलस्वरूप छापखाने की कला, व्यापार और यातायात के नवीन साधन भी विकसित हो रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि नए जीवन, नई चेतना, नए दृष्टिकोण, और राजनीतिक क्षेत्र की बात करें तो स्वतंत्रता की एक नई भावना और जीवन के नवीन मूल्यों को यहाँ पर हम जन्म लेता हुआ देख पा रहे हैं। और सभी सीमाओं, प्रतिबंध से मुक्त स्वच्छंद बौद्धिक भ्रमण इस युग की खास तौर से विशेषता थी। और इन सब नव परिवर्तनों का जो केंद्र था कहीं ना कहीं इटली में वो फ्लोरेंस था, और इस मैकाइवली पूर्ण रूप से एक फ्लोरेंस निवासी था। तो जाहिर सी बात है उसने अपने चिंतन में सामंतवाद के स्थान पर राष्ट्रवाद, राजनीति को धर्म और नैतिकता से अलग करके राज्य के सिद्धांत के स्थान पर शासन कला का प्रतिपादन किया था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये एक इसी कारण, क्योंकि फ्लोरेंस जो है इटली में इस नव जागरण का एक केंद्र के रूप में उभरा था, और मैकाइवली इसी फ्लोरेंस नगर का निवासी था। तो कहीं ना कहीं इस पुनर्जागरण के एक युग परिवर्तन के रूप में जो है मैकाइवली का नाम काफ़ी अग्रणीय है, और उसको उस युग का शिशु भी कहा जाता है, क्योंकि उसकी रचनाओं में ये सब सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और कलात्मक, दार्शनिक, इन सब परिवर्तनों की जो छाप है वो हमें मैकाइवली के विचारों में देखने को मिलती है। इसलिए उसको इस युग का शिशु भी कहा जाता है। तो चर्चा करते हैं इसके अगले बिंदु पर, धर्म और नैतिकता। हालांकि हम इस पर चर्चा कर चुके हैं, पुनः इसको विस्तार पूर्वक देख लेते हैं। 15वीं सदी में पोप के विश्व साम्राज्य का स्थान, स्वप्न जो था वो नष्ट हो चुका था। पोप के प्रति जो अगाध श्रद्धा और आस्था हमें मध्य युग में देखने को मिलती थी, कहीं ना कहीं अब वो अवसान की ओर थी। इसका उदाहरण मैकाइवली ने अपनी रचना में भी लिखा है। उन्होंने पोप अलेक्जेंडर 6 के बारे में कहा है कि उसने जीवन भर धोखा देने के अतिरिक्त और कोई कार्य नहीं किया। तो यहाँ पर हमें मैकाइवली के विचारों में स्पष्ट रूप से धार्मिक सत्ता की संप्रभुता का विरोध दिखाई पड़ता है। हम सब जानते हैं कि मैकाइवली जो है केंद्रीय
शक्तिशाली राज्य सत्ता का समर्थक था, तो जाहिर सी बात है कि पोप की धार्मिक सत्ता का विरोध निश्चित रूप से हमें उसकी रचनाओं में देखने को मिलना स्वाभाविक था। अब अगली राजाओं ने भी इस युग में एक तरह से देखा जाए तो नैतिक आदर्शों को तिलांजलि दे दी थी और साधारण नागरिक भी नैतिकता के नियमों के अनुसार आचरण नहीं कर रहे थे। तो ये इस युग की कुछ खास विशेषताएं उभर कर हमारे सामने आती है कि नैतिकता का भी यहाँ पर हमें पतन देखने को मिल रहा था। मैकाइवली पर अपने समय की परिस्थितियों का काफ़ी प्रभाव पड़ा था और तात्कालिक परिस्थितियों के अनुसार ही उसने अपने नरेश यानी कि राजा को सलाह दी थी कि राज्य के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आचार तथा धर्म के सिद्धांतों की चिंता नहीं की जानी चाहिए और लोक कल्याण के लिए इन सिद्धांतों की अवहेलना करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। तो मैकाइवली जो था राजा को छल बल से राज्य और अपने शासन की रक्षा करने की खुलकर सलाह दी थी। धर्म और नैतिकता विरोधी मैकाइवली की जो विचारधारा थी अपने युग के नितांत अनुरूप थी और यूरोप के राष्ट्रीय राज्य फ्रांस, इंग्लैंड, स्पेन धर्म नैतिकता से उदासीन होकर अपने स्वार्थ की सिद्धियां कर रहे थे। अतः मैकाइवली ने भी इटली को पोप के प्रभाव से और नैतिकता के बंधनों से मुक्त कर एक राज्य के रूप में देखने की जो विचार है कहीं ना कहीं वो अपनी रचनाओं में उसने प्रकाशित किया था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि धर्म और नैतिकता के विषय में जो है मैकाइवली उसका एक तरह से विरोधी था और उसका मुख्य उद्देश्य था शक्तिशाली राज्यतंत्र की स्थापना करना और राज्य को टिकाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए, उसकी शक्ति में अभिवृद्धि करने के लिए उसकी सलाह ये थी कि नैतिकता की उतनी और उस तरह से परवाह नहीं की जानी चाहिए बल्कि राज्य हित को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो यहाँ हम देखते हैं कि धर्म और नैतिकता के प्रति जो है मैकाइवली उतना ज़्यादा संवेदनशील नहीं था जितना कि वो एक शक्तिशाली राजतंत्र की स्थापना के प्रति संवेदनशील था। अगला बिंदु हम देखते हैं मानव संबंधी धारणा के रूप में कि तात्कालिक परिस्थितियों में मानव संबंधी जो धारणा थी वो किस रूप में हमें मैकाइवली के विचारों में देखने को मिलती है। तो मैकाइवली ने अपने समय में विशेषतः इटली में शासक, धर्म अधिकारी, सरकारी कर्मचारी और साधारण नागरिक सभी को भ्रष्ट आचरण में लिप्त देखा था। शासक और पोप के संघर्षों, पोप के षड्यंत्रों, साधारण नागरिकों के पतित तथा स्वार्थी आचरण ने उस पर मानव स्वभाव की बहुत बुरी छाप छोड़ी और उसने ये विचार व्यक्त किया कि ना तो मनुष्य में ईश्वरीय गुण है और ना ही वो एक नैतिक प्राणी है। वह एक तरह का जानवर है और जानवरों की चालाकी और खूंखार प्रवृत्ति ही उसमें दिखाई देती है। तो इस प्रकार डनिंग के शब्दों में अगर कहा जाए तो यह प्रतिभा संपन्न फ्लोरेंस वासी वास्तव में अपने युग का शिशु था, क्योंकि तात्कालिक परिस्थितियां जो उस समय इटली में हमें देखने को मिलती है, खासतौर से फ्लोरेंस में, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि भ्रष्टाचार जो है अपने चरम पर था। नैतिकता को पूरी तरह से तिलांजलि दे दी गई थी। हर तरह के जो नागरिक थे जिनके हाथ में कुछ सत्ता की मात्रा थी वो भ्रष्टाचार में लिप्त थे। तो इन सभी तात्कालिक सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक प्रवृत्तियों को जो कि मानवीय स्वभाव में दिखाई दे रही थी, उन सभी को कहीं ना कहीं मैकाइवली ने अपनी रचनाओं में प्रकाशित किया और उसने यथार्थ आनुभाविक अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष प्रस्तुत किया था कि मानव बेसिकली देखा जाए तो चालाकी करने वाला और अपनी स्वकेंद्रित, स्वहित और एक स्वार्थी प्राणी के रूप में कहीं ना कहीं उसने मानव स्वभाव का विश्लेषण किया और उसका ये जो विश्लेषण था वो उसके पर्यवेक्षण पर ही आधारित था। तो इसी कारण भी मैकाइवली को अपने युग का शिशु कहा जाता है, क्योंकि उसने तात्कालिक समाज में जो मानव स्वभाव का रूप देखा था उसको ही उसने अपनी रचनाओं में स्थान दिया था। तो अगर कहा जाए W.T. जोन्स के शब्दों में तो मैकाइवली अपने युग का श्रेष्ठ निचोड़ था। उस समय की जो परिस्थितियां थी, चाहे वो धर्म के विषय में हो, राजतंत्र के विषय में हो, पुनर्जागरण के विषय में हो, धर्म और नैतिकता के संबंध में हो या मानव स्वभाव के संबंध में हो, उन सब का जो रिफ्लेक्शन है वो हमें मैकाइवली के विचारों में देखने को मिलता है। तो आज के इस वीडियो व्याख्यान में हमने मैकाइवली के जन्म, उसके जीवन, उसकी परिस्थितियाँ और उसे उस युग का शिशु क्यों कहा जाता है, इन सभी बिंदुओं के ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा की। इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी विषय की जो पढ़ाई है उसको इस कोविड के काल में भी जारी रखें। इसी उम्मीद के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।